हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, नॉट सेट 9 प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और जो स्टूडेंट का आरएनसीसी का रिव्यू आ रहा है उस हिसाब से एग्ज़ाम जो है वो जिस तरीके से उसका प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए वैसे ही बना है। और जो PYQs है उनसे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जो टेस्ट सीरीज क्लासेस के अंदर हमेशा यूज़ किए जाते हैं उनसे क्वेश्चन बने हैं ना। बहुत अच्छा पेपर बना है और जिसकी प्रिपरेशन अच्छी थी उसने बहुत अच्छा स्कोरिंग है ना अपना आउटपुट दिया है। ठीक है, तो बात करें फर्स्ट MCQ जो है अपन रिव्यू जो है वो लेने जा रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट MCQ जो है वो आपके सामने दिखा रखा है। एनाफाइलेक्टिक शॉक है वो किस टाइप का शॉक होता है। ठीक है, ओके, तो ये मेमोरी बेस्ड एनालिसिस का फर्स्ट MCQ आपके सामने है। और ये देखिए सेम टू सेम कंप्लीट क्लासिफाइड कर रखा है हमारे क्लास में सर ने कि शॉक को किस किस टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं और किस तरीके से इसका MCQ बन सकता है ना। ओके, तो ये एक मेमोरी बेस्ड MCQ है, कुछ इस तरीके का MCQ आपके सामने रहा होगा। और इसके ऑप्शंस देखेंगे क्या क्या है। ए है हाइपोवोलेमिक शॉक, बी है कार्डियोजेनिक शॉक, सी है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड डी है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, है ना। तो आपको पता होगा एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर क्या होता है, वैसो डायलेशन होता है, स्टामिन का लेवल रेज होता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है और उसके अंदर क्या होता है, वैसो डायलेशन होता है। तो जब वैसो डायलेशन होगा, है ना, जब वेसल जो है वो डायलेट होगी, जब वेसल डायलेट होगी तो उसके अंदर का फ्लूइड क्या होगा, लीक हो जाएगा इधर उधर, है ना। ओके, तो वो फ्लूइड कहाँ हो गया, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा फ्लूइड था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो इस टाइप के शॉक को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहेंगे। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, है ना। और जिस तरीके से आरएनसीसी का रिव्यू आ रहा है, सभी का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा गया है और आशा करता हूँ जो यूट्यूब पे हमारे आरएनसीसी ने उनका एग्जाम अच्छा गया होगा। जो भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपका छूट गया है या ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में देना चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ऑप्शंस के साथ में MCQs पुट कर सकते हैं, जिसको अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे और आपका कंप्लीट पेपर जो है वो एक तरीके से मेमोरी बेस्ड एनालिसिस हो जाएगा, है ना। ओके, तो फर्स्ट MCQ आपने देख लिया जो था एनाफाइलेक्टिक शॉक का, बिल्कुल गलत नहीं करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला है, हाइपर सेंसिटिविटी मामला है, वैसोडाइलेशन हो जाता है, उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है और हाइपोटेंशन में अपने को शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है जिसको अपन क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। उसके बाद में अभी आपने देखा होगा हमारे हमेशा हम एग्जाम से पहले रिकमेंड करते हैं आपको कि जो हमारे यूट्यूब के और टेलीग्राम चैनल के जो डेली बेसिस के MCQ हैं उनको एक बार देख लीजिए, है ना। वो एक तरीके से पूरा क्रीम होता है MCQs का, है ना। ओके, तो ये देखिए सेम टू सेम ऐसा MCQ आपके सामने रिपीट हुआ था। यहाँ पे कंडीशन आपको दिखा रखी थी, है ना, कि इस कंडीशन में आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, है ना। तो बर्न मार्शल मेथड का क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है और किस कंडीशन में यूज होता है ये, है ना, ब्रिज डिलीवरी के अंदर ये यूज होता है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, हेड की डिलीवरी के लिए एक आर्क फॉर्म में एक मैनुअर होता है जिसको क्या कहते हैं, बर्न मार्शल मेथड, जिसके 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसको उस बेबी को अपने वेट पे ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू, है ना, नीचे लटकने देना है। उसके बाद में क्या करना है, एक 360 आर्क की तरह उसको, है ना, बेबी के पैर को मूव करना है एंकल को पकड़ के और इस तरीके से क्या होगा, हेड जो होगा वो अपना पोस्चर बना लेगा और, है ना, वेजाइना से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल ठीक है 4 स्टेप इसके याद रखने हैं और बर्न मार्शल मेथड है। ठीक है ना, ये किस में यूज होता है, ब्रिज, बी से बर्न, बी से ब्रिज, ऐसे याद रख सकते हैं, बी से बी। हम मैंने आपको ट्रिक पहले भी आपको ये बता रखी है। तो बर्न मार्शल किस में होता है, ब्रिज डिलीवरी में, हेड की डिलीवरी करवाने के लिए होता है। और ये भी अपना जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर PYQs की तरह अपने देखा था। इमेज बेस्ड MCQ भी आपको दिखा रखा है इसका। और भी जो है टेस्ट के अंदर अलग तरीके से जो अपने क्लिनिकल MCQs होते हैं, जैसे अभी टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको बताया हमारे MCQs, तो इस तरीके से आपने देखा होगा बर्न मार्शल मेथड का, है ना, MCQs। नेक्स्ट बात करें वो था ब्लेडर एक्सट्रोफी का MCQ। ब्लेडर एक्सट्रोफी क्या होती है, ये कंडीशन एक कॉन्जेनिटल एनोमली होती है जिसमें क्या होता है कि अम्बिलिकस से नीचे, जो अम्बिलिकस है, ये देखो ये एब्डोमन है, ये अम्बिलिकस के नीचे वाला जो एब्डोमन की लेयर होती है वो फ्यूज नहीं हो पाती, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, ये डिफेक्ट रहेगा कि इस तरीके से यहाँ वाली ये स्किन तो फ्यूज होगी साइड वाली, लेकिन अम्बिलिकस से नीचे वाली स्किन फ्यूज नहीं हो पाएगी। तो मतलब ब्लेडर का जो एंटीरियर पार्ट है, ये मान लो कि ब्लेडर ऐसे 360 डिग्री है, तो पीछे से तो वो पूरा क्या है, कवर्ड है, लेकिन आगे वाला पार्ट उसका कवर्ड नहीं होगा, है ना। ओके, तो ब्लेडर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। एक तो क्या होगा, जो भी यूरिन आएगा वो बाहर की तरफ सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा क्या रहेगा, है ना, जो जेनेटल्स रहेंगे वो अंडर डेवलप्ड रहेंगे, है ना, टेस्टिस वगैरह ओपन दिखेंगे सब कुछ। ठीक है, तो ऐसे बेबीज के अंदर क्या होता है, स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इन फ्यूचर, है ना। ओके, तो स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा ऑफ दी ब्लेडर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आपका ये MCQs इमेज बेस्ड था तो इसमें आपको ब्लेडर एक्सट्रोफी ये आंसर आपको चूज करना था। ये किसका है, ब्लेडर एक्सट्रोफी का है, कॉन्जेनिटल एनोमलीज है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज अपन देखें वो था बर्थोलियन सिस्ट का। किसका था? बर्थोलियन सिस्ट का था, जो क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, स्वेल कर जाती है और मार्सुपलाइजेशन, ठीक है, इंसिजन देकर के जो कंटेंट इसको रिमूव करके इसका मार्शलाइजेशन कर दिया जाता है, ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट रहता है। और इमेज बेस्ड एमसीक्यू आपका था, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बार्थोलियन सिस्ट रहेगा, है ना। क्या होती है ये? फ्लूइड फिल सैक होता है, ठीक है, जो बर्थोलियन ग्लैंड के अंदर बन जाता है जब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, अब कहाँ पे लोकेटेड होती है? ये वेजाइना के दोनों साइड में लोकेटेड होती है और इनका काम होता है क्या? इसको लुब्रिकेट रखना वेजाइना को, है ना। ओके, चलिए, तो ये एमसीक्यू आपने देख लिया। नेक्स्ट एमसीक्यू अपन डिस्कस करें वो ट्यूबरकुलिन पे था। ट्यूबरकुलिन के सारे अपन डिस्कस कर लेते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट के, है ना। तो इसमें पीपीडी यूज होता है। क्या होता है इसमें? 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स इन 0.1 ml। कितनी डोज देते हैं? 0.1 ml देते हैं। और सर्किल का जो है वो 48 to 72 हॉर्स के बाद में अपन क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं लाइक HIV, AIDS, TB, इन सब के अंदर, है ना, क्या करते हैं अपन? अगर सर्किल है वो 6 to 10 के बीच में है तो अभी उसे पॉजिटिव मानेंगे। अगर हेल्थी इंडिविजुअल है तो वो मोर देन 10 है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे। अगर मोर देन 15 आ रहा है किसी का तो वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्यून है उस चीज़ को लेकर के, है ना। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए किसके लिए किया जाता है? टीबी के लिए किया जाता है कि टीबी का जो प्रीवियस इन्फेक्शन है उसके बारे में आइडिया लगता है कि पहले एक्सपोजर हो चुका है या नहीं हो जाएगा, मतलब एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर है या नहीं है, ठीक है। ओके, तो पीपीडी का एमसीक्यूज आपने देखा होगा और ये सारे जितने भी एमसीक्यू मैंने डिस्कस किए हैं ये सब हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत अच्छे से दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसी यही वजह है कि RNCCN ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस नॉर्सेट 9 के अंदर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करेक्ट डोजेज एट एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन, है ना। तो रोटा वायरस बारे में ये क्वेश्चन बना है, आपको पता होना चाहिए 5 ड्रॉप होती है। क्या डोज होती है इसकी? 5 ड्रॉप्स ओरली, है ना। और 6, 10, 14 पे अपन देते हैं। 6 वीक से स्टार्ट करते हैं और हर 4 वीक्स के बाद में क्या करते हैं? इसको 3 डोज में देते हैं, है ना। तो 6, 10 एंड 14 आपको 3 यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। ओके, रूट क्या है? रूट है ओरल है और 5 ड्रॉप्स दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, है ना, 5 ड्रॉप रहेगा, 5 ड्रॉप ओरली, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें वो था आपका, है ना, पीएसवीटी का एमसीक्यूज था। पीएसवीटी क्या होता है? एक तरीके का टैकीकार्डिया होता है। उसमें क्या होता है, जैसे मानो आपको सिंपली बता दूं थोड़ा सा, नॉर्मली अपनी एवी नोड का फंक्शन क्या होता है? एवी नोड का फंक्शन होता है कि जो भी इम्पल्स ऊपर एट्रिया से आ रहे हैं उनको वेंट्रिकल तक आने के लिए थोड़ा सा 1.1 सेकंड का पॉज मिल जाए यहाँ पे, ताकि एट्रिया पहले कांटेक्ट हो और उसके 0.1 सेकंड के बाद में वेंट्रिकल कांटेक्ट हो। लेकिन इस पीएसवीटी में क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा री एंट्रेंट सर्किट रहते हैं ना। री एंट्रेंट सर्किट की वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पे टैकीकार्डिया डेवलप हो जाता है ना। ये जो नॉर्मल जो सर्किट का पाथवे है ये डिस्टर्ब हो जाता है और इस वजह से क्या हो जाता है? टैकीकार्डिया डेवलप हो जाता है ना। ओके, तो वेगल मैनूवर के थ्रू भी इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर क्या है वाइटल जो है वो स्टेबल है, लेकिन वाइटल्स अनस्टेबल है, बीपी लेस देन 90/60 है, तो उस कंडीशन में एडिनोसिन प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ओके, इसके 3 टाइप होते हैं, स्लो फास्ट। स्लो फास्ट होता है वो टिपिकल मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें क्या होता है? पी वेव जो होती है वो मोस्टली अब्सेंट रहती है, ठीक है। एक होता है फास्ट स्लो, है ना, ये बहुत अनकॉमन है। इसमें क्या होता है कि क्यूआरएस के बाद में पी वेव अपीयर होती है, ठीक है, रेट्रोग्रेड पी वेव होती है। और एक होता है स्लो स्लो। स्लो स्लो होता है वो बहुत एटिपिकल टाइप का है, जिसमें क्या होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव देखने को मिलेगी। और इन सब के अंदर क्या होगा? क्या फीचर कॉमन है? टैकीकार्डिया कॉमन है ना। तो उसमें क्या रहेगा? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, है ना, पाल्पिटेशन वगैरह रहेगा, टैकीकार्डिया रहेगा, ये सब इसके सिम्टम्स रहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपने देखा होगा, आपका एनएसटी का क्वेश्चन बना था, है ना। ओके, तो एनएसटी में आपने देखा होगा, ठीक है। तो एनएसटी के क्वेश्चन में देखिए आपको कुछ ये पॉइंट दिखा रखे हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, तो आप एनएसटी का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, है ना। ओके, तो रिएक्टिव कब बोलेंगे? आपको क्वेश्चन ये था कि रिएक्टिव, शायद रिएक्टिव का क्वेश्चन ही होगा उसमें, है ना। रिएक्टिव में क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करेंगे? तो प्रेजेंट ऑफ एटलीस्ट 2 और मोर एक्सीलरेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट, तो उसे क्या बोलेंगे? रिएक्टिव कहेंगे, ठीक है ना। ओके, अब बात करें अपन कि ईच एक्सीलरेशन है तो उसमें हार्ट रेट कितनी बढ़नी चाहिए, है ना, 15 बीट्स पर मिनट या उससे ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ठीक है। और कितने सेकंड्स तक रहना चाहिए एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन मतलब फीटल हार्ट रेट कितने सेकंड के लिए एलिवेटेड है ना, तो वो 15 सेकंड रहना चाहिए। और बात करें अपन, ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये टेस्टिंग अपने को देखनी होती है, ठीक है। और रिएक्टिव में देखेंगे अपन, इसका मतलब रिएक्टिव एनएसटी है, मतलब बेबी बराबर रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन है यहाँ पे, है ना। ओके, और इसका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है बेबी का, कोई इसको स्ट्रेस जैसी कंडीशन नहीं है ना। तो रिएक्टिव एनएसटी में ये अपने को हार्ट रेट एक्सीलरेशन कॉन्ट्रैक्शन के साथ देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये एमसीक्यूज बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक। तो ये क्वेश्चन तो मैं ओबीजी की क्लास में कई बार समझा चुका हूँ, इमेज बेस्ड एमसीक्यू में समझा चुका हूँ, और हमारे टेस्ट सीरीज में भी आपने इमेज बेस्ड और क्लिनिकल एमसीक्यूज इसके बारे में देखे होंगे, है ना। मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक में क्या होता है, ठीक है, एक ही एमनियन का सेक रहेगा, ठीक है, और कोरियन कॉमन कोरियन रहेगी। कॉमन कोरियन रहेगी मतलब एक ही प्लेसेंटा से 2 अम्बिलिकल कॉर्ड अराइज होगी, ठीक है, और कॉमन एमनियन रहेगी मतलब एक ही एमनियोटिक सैक के अंदर 2 बेबीज रहेंगे, ठीक है। जब 2 बेबीज रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होने के चांसेस भी बहुत रहती है ना। आपने देखा होगा फ्यूज्ड ट्विंस जो होते हैं उनके कंडीशन यहाँ पे होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। थोरेकोफेगस हो गया, किसी का थोरेक्स मिला हुआ है, किसी का एब्डोमेन मिला हुआ है, किसी का क्रेनियोफेगस है, मतलब दोनों हेड मिले हुए हैं, है ना। तो ये आपको इमेज बेस्ड एमसीक्यू आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए एक ही प्लेसेंटा पे बिना किसी एमनियन लेयर के सेपरेशन के थ्रू, है ना, यहाँ पे किसी एमनियन लेयर से सेपरेट नहीं हो रखी है, इसका मतलब कॉमन एमनियन है और उसके अंदर 2 प्लेसेंटा जो है वो अराइज हो रखे हैं। तो ये कंडीशन कौन सी है, मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक, ठीक है। उसके बाद में एक आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एमसीक्यूज था, है ना, जिसमें आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पूछा था। तो उसके की फीचर क्या है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के, है ना। एक तो क्या है कि रिलेशनशिप इनस्टेबिलिटी रहती है और वो खुद को हार्म करने की कोशिश करता है, और उसके बीच में कई बार क्या है सिम्टम फ्री पीरियड भी रहते हैं, है ना। तो इसके कॉमन फीचर्स देखें अपन, तो कॉमन फीचर्स क्या क्या रहेंगे, है ना। फियर ऑफ अबेंडमेंट हो गया, है ना, अनस्टेबल रिलेशनशिप हो गया, फ्रीक्वेंट आइडेंटिटी चेंजेस, इम्पल्सिव बिहेवियर, सुसाइडल थॉट्स, है ना, सुसाइडल बिहेवियर हो गया, इंटेंस मूड चेंज हो गया। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग उसका क्या रहता है, बिहेवियर रहता है, ठीक है। और फीलिंग ऑफ एम्पैथीनेस एंड डिफिकल्टी कंट्रोलिंग एंगर, तो गुस्से भी उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो एक तरीके की बॉर्डर लाइन पर्सनलिटी डिसऑर्डर है ना। तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये आपका एमसीक्यूज बना था इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं जिससे आपका आंसर आप मैच कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज अपन देखें तो ये यहाँ पे टैकीकार्डिया के सिम्टम्स के बारे में था। तो टैकीकार्डिया में क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहले फटिग देखने को मिलता है, शरीर सही तरीके से काम नहीं करता, थकान जैसी महसूस होती है। उसके बाद में देखें अपन, है ना, चक्कर जैसा लगता है कि हाँ मैं गिर सकता हूँ, है ना। डिजीनेस के सिम्टम्स तो होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहता है, ठीक है। और टैकीकार्डिया, है ना, प्रॉपर पाल्पिटेशन के थ्रू फील होगा यहाँ पे कि हार्ट की जो धड़कन है वो महसूस होने लग गई है। नॉर्मली टैकीकार्डिया हार्ट की धड़कन है वो महसूस नहीं होती जब तक अपन हाथ नहीं लगाए या स्टेथोस्कोप से नहीं सुने। लेकिन पाल्पिटेशन में क्या होता है, उसकी साउंड इतनी तेज होती है कि वो अपने बॉडी में वाइब्रेट करती है ना, महसूस होती है कि हाँ हार्ट रेट बढ़ गई है, जैसे आप रनिंग के बाद देखते हो। उसके बाद में चेस्ट पेन, प्रेशर और टाइटनेस रहेगी। ये पेरिकार्डियम में जो पेन सेंसिटिव नर्व फाइबर रहते हैं उनकी वजह से होती है। और ठीक है, फुलनेस रहती है चेस्ट के अंदर। ये सारे इसके फीचर है। कॉजेस वगैरह आपको दिखा रखे हैं। तो जो आपका एमसीक्यूज था वो यहाँ से आप कोरिलेट करके अपना आंसर पिक कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो कॉमन ट्रिगर क्या हो सकता है कि फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ना। एनीमिक कंडीशन है तो एनीमिक हाइपरडायनेमिक कंडीशन रहती है। हाइपरथायरॉइडिज्म है तो उसका टैकीकार्डिया बहुत कॉमन फीचर है ना। और हार्ट की कंडीशन है जैसे हार्ट फेलियर है, एमआई है, उन सब कंडीशन में हार्ट क्या करता है, बॉडी डिमांड नीड के लिए टैकीकार्डिया करवा देता है। और क्या है, कैफीन इंटेक है, निकोटिन इंटेक है, तो उनके अंदर भी क्या होता है, ये स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं, तो टैकीकार्डिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। ओके, बाकी डायग्नोसिस का फीचर तो आपको पता ही है, मोर देन 100 अगर हार्ट रेट है तो उसको टैकीकार्डिया बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के बारे में आपको पूछा गया था, एक क्वेश्चन था, है ना। तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या एमसीक्यू था, क्योंकि ये अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको आइडेंटिफाइंग फीचर जो बता दूँ, नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है ना। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो किडनी है वो नॉर्मल फिल्टर करती है, उसमें किसी तरीके का हेमीच्यूरिया प्रोटीनूरिया नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर क्या हुआ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा तो उसमें क्या होगा, तो ग्लोमेरुलो से उनके अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है, तो ग्लोमेरुलो जो है वो सही से फिल्टर नहीं कर पाएगा। जब फिल्टर नहीं कर पाएगा तो हेमीच्यूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है ना। तो हेमीच्यूरिया देखने को मिल सकता है। हेमीच्यूरिया मीन्स ब्लड इन दी यूरिन, है ना। तो पिंक कलर का आपको यूरिन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पिंक, रेड, कोला कलर यूरिन हो सकता है। प्रोटीनूरिया हो सकता है ना। प्रोटीनूरिया में क्या होगा, बबल्स बनेंगे ऊपर, यूरिन के ऊपर बहुत ज़्यादा बबल्स बनेंगे, तो वो प्रोटीन को इंडिकेट करता है ना। तो फॉमी और बबली यूरिन। उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ये एक तरीके से पूरा लूप है ना। और स्वेलिंग हो सकती है। ये सारे इसके फीचर बहुत कॉमन है। तो ये आप जो भी एमसीक्यू था इसका वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, यहाँ पे एमसीक्यू था, एक ओरल फाइंडिंग दे रखी थी आपको इमेज के अंदर, जो आपका आंसर इसका क्या रहेगा, मीजल्स रहेगा, उसके कॉप्लिक स्पोर्ट्स जो है वो यहाँ पे आंसर बनेगा, है ना। ओके, तो कॉप्लिक स्पोर्ट्स कहाँ पे होते हैं, बक्कल म्यूकोजा पे होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल वाइट कलर के लीजन्स होते हैं टीथ के पास में, है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो मोलर टीथ्स है इनके पास में जो है वाइट वाइट लीजन्स होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। तो आंसर इसका क्या रहेगा, ए रहेगा। बाकी देखिए, प्रॉपर आप इमेज अगर शेयर करें तो उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज भी हो सकता है ना। क्यों, ऐसे लीजन्स हैं जैसे हैंड फुट माउथ डिजीज की बात करें, ऐसी इमेज थी आपकी HFMD जैसी, तो वहाँ पे कावासाकी भी आंसर हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जैसा स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है वो कॉप्लिक स्पॉट की ही इमेज थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे 3 जीके के एमसीक्यूज थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता, बचपन से सब सुनते आ रहे हैं, कौन है, अपने श्री APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम इसका आंसर रहेगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सेकंड है फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है नी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। ओके, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपका था कि जामा मस्जिद जो है वो किसने बिल्ड की थी, तो यहाँ पे शाहजहां इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ओके, तो ये 3 जीके क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को सिचुएटेड, तो यहाँ पे कहाँ पे है, ये है पेरिस फ्रांस, ठीक है ना। जिससे अपन ने रफाल लिए हैं वो फ्रांस, याद रख लीजिए, यूनेस्को वहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ बात करें अपन, A pregnant woman at 34-week gestation present with blood pressure 160/90, proteinuria 3+ and seizure। तो यहाँ पे देख, सबसे पहले आपको नोट करना है क्या, गेस्टेशनल पीरियड कितना है, लेस देन 32 और मोर देन 32। तो यहाँ पे क्या है, मोर देन 32 मतलब 34 वीक्स है। उसके साथ साथ में ब्लड प्रेशर 160/90, प्रोटीनूरिया 3+ एंड सीजर्स, तो प्रॉपर एक्लेम्सिया की कंडीशन आ गई है ना। जब प्रोटीनूरिया एंड हाई बीपी के साथ में सीजर्स ऐड हो जाते हैं तो वो कंडीशन प्री एक्लेम्सिया नहीं रहती, एक्लेम्सिया कहलाती है। और यहाँ पे 34 वीक्स है, इसका मतलब लंग्स जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, तो यहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन डिलीवरी से पहले सीजर को स्टॉप करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बी ऑप्शन जो अपन ने, मैंने एक MCQ बनाया है अपने लेवल पे, तो ऐसा MCQ रहा होगा और आंसर इसका यही रहेगा, इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट फॉर सीजर कंट्रोल प्लस डिलीवरी ऑफ द फीटस, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 2-3 MCQ और है, उनसे पहले अपन एक अनाउंसमेंट देख लेते हैं। वो है कि RNCC की जो है वो नॉर्सेट 9 मेंस एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज आज से ही स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बहुत लिमिटेड है ना, 13-14 दिन का पीरियड बचा है और इसमें एक दिन भी मिस नहीं करते हुए हमने आज से ही सीरीज स्टार्ट कर दी है ना। तो इस सीरीज का जो पैटर्न रहेगा वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। सबसे पहले MSN आपको देखने को मिलेगा, नर्वस सिस्टम, हेड्रोमा, कार्डियो, GI, रेस्पी, रीनल, इंटेग्यूमेंट्री, फार्मा, उनको ये सब है। उसके बाद में देखो है ना, CHN कंप्लीट है और CHN का ही एक तरीके से रिलेटेड पार्ट है, रिसर्च वाला पार्ट है ना, तो इसको साथ में रख लिया है। बाद में मेजर जो अपने सब्जेक्ट है, साइकेट्री, पीडिया, OBG, FON, एंड लास्ट जो हमारा सबसे स्पेशल रहता है, क्योंकि नॉर्थ सेट हमेशा इन चीज़ों पे फोकस करता है, वो है ट्रॉमा, इमरजेंसी, ICU, OT। तो ये सबसे लास्ट रखा है ताकि आपको अच्छे से लास्ट दिन पे रिवाइज हो जाइए। बाकी डेली बेसिस पे आपको 160 MCQs का मेंस स्पेशल जो टेस्ट है वो मिलेगा, और संडे जो है बीच में जो 21 को अपना संडे है, तो उसको आपको वीकली 2 टेस्ट मिलेंगे, है ना, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, और एक हमने जस्ट पहले रखा है 26 को 2 टेस्ट, है ना। तो अच्छे से ये डिज़ाइन कर दिया गया है। यहाँ पे टोटल आपको 40 टेस्ट मिलने वाले हैं, 40 टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। जिसमें जो आपका क्या रहेगा, 40 टेस्ट के अंदर आप देखोगे कि 11 तो आपके सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट है, और बाकी जो 29 है वो क्या है, प्री नॉर्सेट 9 स्पेशल टेस्ट है। अब इसमें 29 में आप देखोगे 15 जो है वो आपको लाइव मिलेंगे, है ना। तो 13 हो गए इवनिंग के और 2 मॉर्निंग के, 15 टेस्ट आपको लाइव मिलेंगे, और 14 टेस्ट हमने ऑलरेडी ऐड कर दी है कोर्स के अंदर, और कोर्स जो है वो अभी ऑनगोइंग है। आप देख सकते हो, लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेंस स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर नॉर्सेट 9, ये टेस्ट रहेगा, और इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है ना। तो जल्दी से आज ही ज्वाइन कर लेंगे। जैसा मैंने बता दिया, RNCC का जो MCQ का पैटर्न रहता है वो नॉर्सेट एग्जाम ओरिएंटेड है, वो क्लिनिकल बेस्ड भी मिलेंगे आपको, इमेज बेस्ड भी मिलेंगे, और अभी जो नॉर्सेट 9 का रिव्यू आप देख ही रहे हो, है ना। अप्रॉक्स मान के चलो कि मोर देन 60 to 70% जो है वो एग्जैक्ट टेस्ट सीरीज से मिलता जुलता MCQs आपको देखने को मिला है वहाँ पे, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइन किया है इसको, और हम चाहते हैं कि मेंस में भी आपको इस तरीके से हेल्प करे। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेंगे, और अपनी मेंस की सक्सेस जर्नी रिजल्ट से पहले ही स्टार्ट कर देनी है, रिजल्ट का वेट नहीं करना है ना। ओके, तो रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई जो है वो नहीं रुकनी चाहिए, है ना। चलिए, ओके। नेक्स्ट MCQ की बात करें अपन,
वो एमसीक्यू आपके सामने था गार्डासिल के बारे में, इमेज बेस्ड एमसीक्यू था, है ना। तो गार्डासिल किसके लिए यूज होती है, ये एमसीक्यू था किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज होती है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है और ये किसके अगेंस्ट काम करती है, किसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी जो अपन देखते हैं। इसके गार्डासिल 9 के अंदर टोटल 9 वेरिएंट होते हैं और बाकी जो प्लान होती है उसके अंदर 4 वेरिएंट होते हैं, है ना। 6, 11 और 16, 18 ये हो गए, और बाकी 9 के अंदर क्या होता है, जो 18 के बाद वाले हैं वो भी ऐड कर लिए गए हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। गार्डासिल जो है वो किसकी वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन है। और एक क्वेश्चन आपका जो था स्कोर से रिलेटेड था, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, है ना, जिसके अंदर आपको 5 जो है वो की पॉइंट याद रखने होते हैं। ओरिएंटेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन, है ना, अटेंशन, रिकॉल एंड लैंग्वेज। इसमें अपन देखें स्कोर की बात करें तो स्कोर का एक, है ना, इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं अपन। अगर स्कोर 24, क्योंकि ऐसे तो देखें स्कोर को कैलकुलेट करना एक बहुत डिफिकल्ट टर्म हो जाती है, तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं पूछा होगा। तो अगर 24 to 30 है तो यहाँ पे कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है, मतलब जीसीएस भी अच्छा है इसका, इसको जीसीएस से कोरिलेट कर सकते हैं अपन, है ना। अगर 18 to 23 है तो ये माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है ना। तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का है 18, माइल्ड किस में आएगा 18 to 23। और अगर 0 से 17 है तो मतलब 17 से कम है तो यहाँ पे सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है ना। ओके, तो इस तरीके से आपको एमएमएससी स्कोर का भी एक आंसर चूज करना था, तो मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो भी एमसीक्यूज आप रिकॉल कर पा रहे हो वो अपन कमेंट सेक्शन के अंदर आप पुट कर दीजिए, तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको इंक्लूड कर देंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और इसके अंदर भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है किसी को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या ऑप्शंस अलग अलग थे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर देख सकते हो, है ना। कमेंट सेक्शन के अंदर वो आप टाइप कर सकते हो, वेलकम। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, भूलेंगे नहीं। आर मेंस स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है, तो आज ही अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर देंगे आरएसएस के साथ में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।